Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So इसके पहले वाले सेशन में हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा था which is microorganisms friend and foe. तो इसके पहले वाले सेशन में हमने क्या करा था? पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके डेली लाइफ यूजेस पढ़े थे, हैबिटेट पढ़ा था एंड आज हम लोग करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कमर्शियल यूजेस, मेडिसिनल यूजेस. ओके, हमने डेली लाइफ यूजेस में क्या क्या पढ़ा था कि कर्ड बनाने में हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं और क्या क्या बनाने में हेल्प करते हैं. तो हमने इसके पहले वाले सेशन में पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं और किस किस चीज में हेल्प करते हैं. भटूरे के बैटर बनाने में हेल्प करते हैं, फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, राइट. तो हमने जो वर्ड यूज करा था इसमें फर्मेंटेशन, व्हाट डज दिस वर्ड मीन. आइए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं फर्मेंटेशन का. ओके, फर्मेंटेशन क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ शुगर into alcohol by the action of yeast is called fermentation. जो शुगर होता है उसका जो कन्वर्जन होता है अल्कोहल में उसे हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं. द कन्वर्जन ऑफ शुगर into alcohol by the action of yeast is called fermentation. ओके, अब ये ईस्ट क्या है? इसके पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग कर्ड को यूज करते हैं किसी भी तरह के फर्मेंटेशन के लिए, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है. उसी तरह से अगर हमारे पास लैक्टोबैसिलस यानी कि कर्ड अवेलेबल नहीं है तो हम लोग क्या चीज यूज करते हैं? हम लोग ईस्ट एक्सट्रैक्ट एक होता है वो यूज करते हैं. वो क्या करता है? एग्जैक्टली सेम काम करता है कर्ड के जैसा. वो क्या करते हैं? शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं. ओके, एंड दिस एक्ट ऑफ कन्वर्जन इज नोन एज फर्मेंटेशन. सो द कन्वर्जन ऑफ शुगर into alcohol by the action of yeast is called fermentation. Okay, ये तो हमें डेली लाइफ यूजेस में भी काम आया. अभी हमें देखना है क्या? कमर्शियल यूजेस. तो अब हम लोग देखेंगे कि फर्मेंटेशन कमर्शियल यूजेस में कैसे हमारे काम आता है. ओके, जब भी हम लोग अल्कोहल देखते हैं तो उसकी स्मेल कैसी होती है? फाउल स्मेल होती है, बिल्कुल राइट. तो ये स्मेल आती कहाँ से है? जब भी जिस भी इंडस्ट्री में अल्कोहल बनते हैं उसमें ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग शुगर को, नेचुरल शुगर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? शुगर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं एंड हेंस दे आर यूज्ड इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. ओके, अब ये नेचुरल शुगर ये लोग लाते कहाँ से? नेचुरल शुगर यानी कि क्या यूज करते हैं ऐसा चीज? ये लोग व्हीट पे, बार्ली, राइस पे क्या करते हैं? ग्रो कराते हैं. इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराते हैं एंड ये जो ईस्ट, बार्ली या फिर व्हीट के जो नेचुरल शुगर्स है या फिर फ्रूट्स के भी यूज करते हैं, क्रश्ड फ्रूट्स के जो जूसेस होते हैं उनको ये लोग यूज करते हैं. उन पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? ग्रो कराते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सेंस ईस्ट को क्या करते हैं? ग्रो कराते हैं. वो लोग क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सेंस व्हाट? ईस्ट को ये लोग क्या करते हैं? ग्रो कराते हैं. इस पे इससे क्या होता है कि ये ईस्ट ग्रो करके क्या करते हैं? जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट है, नेचुरल शुगर किसमें प्रेजेंट है? नेचुरल शुगर प्रेजेंट है व्हीट में, बार्ली में, राइस में. उनको क्या करते हैं? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं. तो इस तरह से अल्कोहल बनने का प्रोसेस सारा होता है एंड इसमें सारा जो रोल है वो किसका है? ईस्ट का है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है. सो यही है रूल. ओके, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. ये जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए इसे हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं.
ओके, फर्मेंटेशन जो है ये तो हमें अभी पता चला। तो इसको डिस्कवर कौन किए थे? इसको डिस्कवर किए थे लुइस पास्चर इन द ईयर 1857। ओके, इसे डिस्कवर कौन किए थे? लुइस पास्चर इन द ईयर 1857 जो है इसको डिस्कवर किए थे। ये हो गया बात कमर्शियल यूजेस के बारे में, राइट? ये हो गया बात कमर्शियल यूजेस के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि मेडिसिनल यूजेस क्या क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। आप लोगों ने जब भी आपका तबीयत खराब होता होगा, फीवर होती होगी, स्नीजिंग होती होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते होंगे, तब आप कहाँ जाते होंगे? डॉक्टर के पास जाते होंगे। डॉक्टर आपको टैबलेट्स देते होंगे जिससे कि फीवर ठीक हो जाए। वो जो टैबलेट्स होते हैं ना, दोज आर एंटीबायोटिक्स। ओके, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे। ओके, मेडिसिन्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ओके, इससे क्या समझ में आया कि मेडिसिन्स दैट किल, एंटीबायोटिक्स जो है ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर में, राइट? अब हो सकता है कि वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आए हो? खाने से आए हो, या फिर एयर से भी आ सकते हैं, वाटर से भी आ सकते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं हमारे बॉडी में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब चले जाते हैं हमारे बॉडी में, उसके बाद वो क्या करने लगते हैं? डिवाइड करने लगते हैं, राइट? तो वो जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं तब वो क्या करने लगते हैं? डिवाइड करने लगते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या करता है कि ये या तो किल कर देता है या फिर उनकी जो ग्रोथ है उन्हें रोक देता है। ओके, उनकी जो ग्रोथ है, मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ। ओके, ये जो मेडिसिन है, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो पूरी तरीके से किल कर देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं? स्टॉप कर देते हैं, राइट? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि कितनी मात्रा में खाना चाहिए एंटीबायोटिक्स, क्या है, नहीं खाने से क्या है, और ज्यादा खा लेने से क्या दिक्कत आ सकती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। ओके, ये तो डॉक्टर बताएंगे, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे उतना आपको लेना ही लेना है। ओके, बहुत लोग होते हैं कि मेडिसिन ले लिया, लाइक घर में लेके गए, 2 दिन खाया, फिर लग रहा अरे यार अब तो अच्छा ही लग रहा है, छोड़ दो। लेकिन इससे होता क्या है कि हो सकता है वो माइक्रोब आपको फिर से अटैक करे। ओके, हो सकता है कि वो माइक्रोब आपको फिर से अटैक करे। मान लेते हैं कि यहाँ 4 माइक्रोब है, मेरे बॉडी में 4 है माइक्रोब। ओके, एक जो एंटीबायोटिक है, एक एंटीबायोटिक एक माइक्रोब को मार देता है। ओके, एक एंटीबायोटिक एक माइक्रोब को मार देता है, खत्म कर देता है, राइट? मैंने खाया है 2 एंटीबायोटिक, 2 माइक्रोब्स मर गए, राइट? अब मुझे क्या होने लगा? अच्छा फील होने लगा, अरे अब तो चलो खेलने चलते हैं, राइट? तो मैंने क्या किया? बाकी के जो 2 एंटीबायोटिक्स थे मैंने उन्हें स्किप कर दिया, राइट? मैंने उन्हें क्या करा? स्किप कर दिया, नहीं खाया। तो यहाँ जो माइक्रोब्स बचे हैं ये क्या हो गए? जिंदा बच गए, बचे रह गए, राइट? ये माइक्रोब्स क्या हो गए? जिंदा बच गए, बचे रह गए। अब ये क्या करेंगे कि ये फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो हो सकता है कि हमारे पास उसके बाद 6 माइक्रोब्स आ जाए मेरे बॉडी में। हो सकता है कि इन्फेक्शंस पहले से और बढ़ जाए। 4 माइक्रोब जब था तब मुझे इतने एंटीबायोटिक्स खाने थे जिसमें से मैंने
2 एंटीबायोटिक्स नहीं खाए थे, राइट। मुझे 2 में ही अच्छा लगने लगा, अच्छा फील होने लगा, इसीलिए मैंने स्किप कर दिए। पर मुझे क्या पता कि 2 और माइक्रोब्स बाकी है मेरे बॉडी में, राइट। तो ये जो 2 माइक्रोब है ये फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और हो सकता है कि 6 माइक्रोब बना ले, 8 माइक्रोब बना ले, 10, 12 कितने भी बना सकते हैं, और हो सकता है कि वो इन्फेक्शन सीवियर हो जाए पहले से। ओके, अब ये माइक्रोब्स बच कैसे गए? 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मैंने एंटीबायोटिक नहीं खाया तो बच गए। अब ये माइक्रोब क्या होंगे, ये इस एंटीबायोटिक के लिए इम्यून हो जाएंगे। इम्यून मीन्स इनको पता चल जाएगा कि ये एंटीबायोटिक काम कैसे करता है। तो जब मैं दोबारा इन माइक्रोब्स के लिए, जो कि दोबारा आए हैं, इनके लिए जब मैं यही वाला एंटीबायोटिक खाऊंगी तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये इस पे काम नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई वी आर टोल्ड बाय द डॉक्टर दैट आप अपनी जो कोर्स है, ड्यूरेशन है दवाई की, वो पूरी कीजिए। ओके, ये तो हो गया कि अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स नहीं खाएंगे तो क्या होगा, पूरा कोर्स नहीं कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, राइट। अब ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं कि यहाँ अगेन 4 माइक्रोब्स है मेरी बॉडी में। ओके, 4 माइक्रोब्स ये है। मैंने रात को दही खाया था चीनी डाल के बहुत सारा। ओके, अब ये लैक्टोबैसिलस के 4 माइक्रोब्स हैं। ओके, मान लेते हैं कि ये गंदे वाले 4 माइक्रोब्स हैं जो कि मेरे बॉडी में है, गंदे वाले यानी कि डिजीज वाले, राइट। एंड विद ग्रीन कलर आई एम ड्रॉइंग द लैक्टोबैसिलस वन, अच्छे वाले माइक्रोब्स। ओके, अच्छे वाले माइक्रोब्स भी 4 प्रेजेंट है मेरे बॉडी में। मैंने एक एंटीबायोटिक है मेरे पास। ओके, एंटीबायोटिक का पूरा मेरे पास सेट है, सेट ऑफ टैबलेट्स है मेरे पास। ओके, मुझे डॉक्टर ने कहा है 4 खाने को, राइट। 4 खाने को कहा है। मान लेते हैं कि एंटीबायोटिक बहुत टेस्टी है इस बार भाई, मैंने 4 की जगह पे 6 खा लिया। ओके, 4 की जगह पे क्या किया, 6 खा लिया। 4 तो चलो इसे मार दिया, इसे मार दिया, देन इसे मार दिया, फिर ये इसको मार दिया, राइट। एंड ये क्या किया, इसको मार दिया। ओके, अब जब बाकी 2 मैंने खाया था वो किसे मारेंगे, बॉडी में तो और है ही नहीं माइक्रोब्स, राइट। वो किसे मारेंगे, वो अच्छे वाले को खत्म कर देंगे, मार देंगे, जो कि हमारे बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है। ये जो लैक्टोबैसिलस थे ये तो हमारी बॉडी के लिए अच्छे माइक्रोब्स थे, राइट। ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे माइक्रोब्स थे, लेकिन मैंने ओवरडोज खा करके एंटीबायोटिक्स का इन्हें क्या किया, मार दिया। तो सबसे पहले केस में हमने क्या देखा कि अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स का कोर्स नहीं कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि जो पहले बचे माइक्रोब्स हैं मेरे बॉडी में, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, वो इम्यून हो जाए, या अगर मैं ज्यादा खा लूंगी तो हो सकता है कि मेरे जो अच्छे माइक्रोब्स हैं मेरे बॉडी के अंदर वो मर जाए, हो सकता है मुझे वीकनेस हो जाए, हो सकता है कि मुझे पहले से ज्यादा सीवियर वाला इन्फेक्शन हो जाए, राइट। इट इज पॉसिबल। तो इसीलिए जो प्रेस्क्राइब्ड डोज है, जो डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया है, उतना डोज कंप्लीट करना जरूरी है, ज्यादा भी खाना जरूरी नहीं है, जितना प्रेस्क्राइब्ड है उतना ही। आगे देखते हैं कि हम लोग क्या है। ओके, नेक्स्ट इज वैक्सीन। अब हम लोग देखेंगे कि वैक्सीन में किस तरह से यूज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स कैसे यूज होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एंटीबॉडीज होते क्या हैं। ओके, मैं एक कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को। एक बच्चा था, राइट। उसके घर में क्या होता था कि उसके घर में हमेशा एक बूढ़ी औरत आएगी, वो क्या करेगी, खिलौना मांगेगी उससे। छोटा बच्चा था, खिलौना उसके पास है, बूढ़ी औरत आएगी, खिलौना मांगेगी। ये बच्चा क्या बोलेगा कि कल आना, कल आना, और वो बोलेगी ठीक है कल आएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे। तो जब पहली बार ये औरत उसके पास आई तब तो बच्चा घबरा गया कि अब तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो खिलौना मांग रही है। पर
इसने जो है क्या करके देखा, कल ले जाइएगा, अरे कल ले जाइएगा ना मेरा खिलौना। तो क्या हुआ कि बच्चे ने बोल के देखा कि कल ले जाइएगा, राइट। तो इससे क्या हुआ कि बच्चे को पता चल गया कि कैसे मेरे को इसके साथ टैकल करना है, इसको क्या बोलना है कि ये चली जाएगी, राइट। बच्चे को पता चल गया। ओके, उसी तरह से जब हमारा बॉडी है, मान लेते हैं कि ये हमारी बॉडी है, राइट, ये बॉडी है, इसमें जब कोई फॉरेन माइक्रोब आएगा जिसमें डिजीज है, राइट, जब कोई इसमें डिजीज कॉजिंग माइक्रोब आएगा, मान लेते हैं कि ये तीनों डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, ये जब मेरी बॉडी के अंदर आएंगे तब बॉडी क्या करेगी, तब बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, राइट, एंटीबॉडीज। ओके, व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडीज इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। ओके, ये जो एंटीबॉडीज हैं ये क्या है, ये प्रोटीन्स है, दे आर नथिंग बट प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय बॉडीज इम्यून सिस्टम। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। ओके, किसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस कर रहा है? जो माइक्रोब आ रहा है उसके रिस्पॉन्स में। ये माइक्रोब है, ए नाम दे देते हैं इसे, ए, ये ए डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है, राइट। अब इसके लिए जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी बॉडी, मान लेते हैं कि ये पहली बार आया है ये माइक्रोब, राइट, ये जो है ये औरत पहली बार आई है बच्चे से खिलौना मांगने, क्या होगा? बच्चा घबरा जाएगा, हो सकता है कि बच्चा खिलौना देने से इनकार ना कर पाए, राइट, हो सकता है कि खिलौना देने से इनकार ना कर पाए, हो सकता है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो, राइट। तो मान लेते हैं कि यहाँ एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस हुई? एंटीबॉडी ए प्रोड्यूस हुई। मान लेते हैं कि यहाँ एंटीबॉडी ए प्रोड्यूस हुई। ओके, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जो डिजीज कॉजिंग वाला है, ये आके मुझे बीमार कर दिया क्योंकि एक ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई थी, राइट, और ये माइक्रोब कितने थे? 3 थे, तो 2 क्या करेंगे? मुझे बीमार कर देंगे। लेकिन अब जब दूसरी बार होगा, मान लेते हैं कि एक बार और क्या हुआ कि हमारे पास वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब आया। कौन सा आया? ए आया। ओके, ए आया, वो औरत फिर से आई खिलौना मांगने, राइट, मैंने क्या कहा? कल आना। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं, बॉडी के कॉन्सेप्ट में बोल सकते हैं कि मैंने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा। ओके, एंटीबॉडी ए प्रोड्यूस करा, चूंकि मैं पहले एक बार एंटीबॉडी ए प्रोड्यूस कर चुकी हूँ, राइट, बॉडी क्या कर चुकी है? पहले एक एंटीबॉडी ए प्रोड्यूस कर चुकी है, राइट। तो इसको तो याद है कि कैसे टैकल करना है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब ए के साथ। ओके, इसे तो पता है कि कैसे टैकल करना है, बच्चे को तो पता है कि अब इसे क्या बोलना है कि ये कल आएगी। मैं बोल दूंगा कि अरे कल ले जाना, तो ये कल आएगी। तो बच्चे को क्या हो गया है? मेमोराइज हो गया है, याद हो गया है कि मुझे क्या बोलना है। उसी तरह से बॉडी की इम्यून सिस्टम को मेमोराइज हो जाता है कि मुझे ये जो ए है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब ए है, इसके साथ कैसे टैकल करना है। ओके, सो दिस इज द होल प्रोसेस जो एक्ट करता है वैक्सीनेशन में। मैं आपको बताती हूँ कैसे। ओके, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स। ये तो मैंने बताया कि एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं जो कि बॉडी की इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करती है इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। अब माइक्रोब ए के लिए बॉडी क्या प्रोड्यूस कर रही है? एंटीबॉडी ए प्रोड्यूस कर रही है, जो कि इसको क्या करेगा? मार देगा। अब अगर माइक्रोब बी आएगा तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी माइक्रोब बी के लिए, जब ये फर्स्ट टाइम आएगा, जब ये ए फर्स्ट टाइम आया था तो क्या की थी बॉडी? नहीं कर पाई थी प्रोड्यूस एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाई थी, जिससे मैं बीमार हो गई थी, जिससे बॉडी बीमार हो गई थी। अब जब ये बी आएगा ना, तो हो सकता है कि बॉडी प्रोड्यूस ना कर पाए एंटीबॉडी, राइट। तो मैं क्या करूंगी कि इस बी को पहले से ही इंट्रोड्यूस करा दूंगी बॉडी में, छोटे फॉर्म में, जो मुझे बीमार ना करे। ओके, छोटे फॉर्म में इंट्रोड्यूस करा दूंगी बॉडी को, जो मुझे बीमार ना करे,
राइट। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर ये बी ज्यादा फॉर्म में भी आएगी मेरी बॉडी में तो एंटीबॉडी बी तैयार रहेगी इससे मारने के लिए, राइट। दिस इज द प्रिंसिपल दैट वर्क्स इन वैक्सीनेशन। वैक्सीन में हम क्या करते हैं कि एक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को जो कि इनएक्टिव स्टेट में है, मान लेते हैं कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब ए है, राइट, जो कि इनएक्टिव स्टेट में है, उसे हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर। तो जब वो माइक्रोब आपके बॉडी को अटैक करेगा इन फ्यूचर तो क्या होगा, आपका बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लायक होगा। आपका बॉडी याद कर लेगा कि मुझे कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है। आपने देखा होगा कि बहुत जगह पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं बच्चों को, ये वो। तो वो पोलियो के ड्रॉप्स क्या होते हैं, दैट पोलियो ड्रॉप्स कंटेन इनएक्टिव पोलियो एंटीजेंस। ओके, वो क्या कंटेन करते हैं, इनएक्टिव पोलियो एंटीजेंस कंटेन करते हैं, जिससे कि वो एंटीजेंस अगर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, पोलियो के एंटीजेंस अगर हमारे बॉडी में इनएक्टिव स्टेट में पहले से प्रेजेंट है तो क्या होगा कि अगर मुझे पोलियो के माइक्रोब्स अटैक भी करेंगे तो मेरी बॉडी इम्यून रहेगी, राइट। मेरी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, राइट, एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करती रहेगी। ओके, दिस इज द होल प्रिंसिपल विच वर्क्स इन वैक्सीनेशन। अब हम लोग आगे देखेंगे कि और क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो दे इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। हमने इसके पहले जो चैप्टर किया था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट किया था, उसमें हमने क्या देखा था कि मैन्युअर कैसे बनते हैं। मैन्युअर जो है पिट्स में एनिमल्स एंड प्लांट्स वेस्ट को जमा करके बनते हैं, डिकम्पोज करके बनते हैं। ये डिकम्पोजिशन कैसे पॉसिबल होता है, ये डिकम्पोजिशन का होल प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि कभी कभी यहाँ अगर कैबेज का छिलका पड़ा हुआ है तो 4 दिन बाद जाके देखिए गायब हो जाता है। कहाँ गायब हो जाता है भाई, ये डिकम्पोज हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसे डिकम्पोज करते हैं, राइट। और क्या करते हैं, दे फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर इनटू द सॉइल। ओके, और क्या करते हैं ये लोग, नाइट्रोजन को एटमोस्फेयर से लाके सॉइल में फिक्स कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, राइट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है। इस चैप्टर के एंड में हम लोग पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल कैसे काम करता है, राइट। हम लोग इस चैप्टर के एंड में देखने वाले हैं। और क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजिशन का काम कर रहा है तो आप लोगों को नहीं लगता कि वो एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहा है। मान लीजिए ये यहाँ मछली पड़ी है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो ये मछली 1 साल बाद भी यहीं पड़े रहती, राइट, पड़ी रहती। इससे क्या होता, वेस्ट मटेरियल जो है जमा होता रहता, राइट। तो ये जो माइक्रोब्स हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का काम करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं जिससे कि एनवायरनमेंट क्लीन रहे, राइट। सो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। इस क्लास में तो हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए अच्छा काम क्या करते हैं, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, राइट। अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं, वो लोग कैसे हमारे फो होते हैं, कैसे हमारे दुश्मन होते हैं, ये भी हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं। सो डोंट मिस द नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।